बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक, प्रैग्मैटिक स्टाइलिस्टिक एंड पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक्स। फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक, तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें फेमिनिस्टिक को समझ लेना चाहिए कि वर्ड फेमिनिस्टिक का मतलब क्या है। आपने सोसाइटी के अंदर भी ये वर्ड सुना होगा कि फेमिनिस्टिक सिस्टम आ गया, फेमिनिस्टिक सिस्टम लेके आओ, औरतों को, वुमेन्स को उनके हकूक दो। तो ये वही है। तो लेकिन इसके मीनिंग को समझने में हम बड़ी दफ़ा गलती कर देते हैं कि जो फेमिनिस्ट है ना, इसका मीनिंग होता है, लिटरली जो मीनिंग है, इसका लफ्जी मीनिंग है वो है इक्वलिटी, यानी सबको बराबरी दी जाए। लेकिन हम समझ लेते हैं कि जो फेमिनिस्ट है ये सिर्फ बात करेगा औरतों के हकूक के ऊपर, यानी द वुमेन राइट्स की सिर्फ बात करेगा। ये गलत है। लेकिन फेमिनिस्ट का मतलब होता है इक्वलिटी, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर जितनी भी जेंडर्स रह रही हैं, देखें अभी तक हमारे पास एक सोसाइटी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर हैं, यानी 3 किस्म के लोग रह रहे हैं। एक है उनमें से मैन, जो मर्द होता है, एक वुमेन जो औरत है, और एक ट्रांसजेंडर जिसे खुश दामन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग अभी तक सोसाइटी के अंदर हैं। तो फेमिनिस्टिक जो थ्योरी है या फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि इन तीनों को, यानी मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर्स को, इन तीनों को इक्वलिटी के ऊपर लेके आओ, इन तीनों को एक जैसे हकूक हासिल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर फेमिनिस्टिक सिस्टम के अंदर हमें पता है कि जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स को अक्सर डोमिनेंट सिस्टम के अंदर, यानी जहाँ पे मर्दों की ज़्यादा चलती है तो वहाँ पे वो चुप कर जाती हैं। पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर भी दुनिया में कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर गर्ल्स को, बच्चियों को फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनके पढ़ने का ही हक उनसे छीन लिया गया है कि ये अगर घर से बाहर जाएंगी तो ये खराब हो जाएंगी। तो इस तरह से उनका राइट दबा दिया गया है। और इसके अलावा बच्चियों की जो, मतलब आप समझते हैं, जो वुमेन्स वर्क है उनको बड़ा सस्ते में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आज के दौर में स्कूलों की मिसाल ही ले ले कि अगर एक मेल बंदा पढ़ा रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन अगर 10 फीमेल पढ़ा रही हैं और एक मेल की सैलरी, तो ये बराबर होती है। तो जो फेमिनिस्ट सिस्टम है ये कहता है कि एक सोसाइटी के अंदर मैन और वुमेन दोनों ही तो इंपॉर्टेंट है, यानी मैन वुमेन के बगैर कैसे गुजारा कर सकता है और वुमेन भी मैन के बगैर कैसे गुजारा कर सकती है। जिस तरह से वो फेमस आपने कोटेशन सुनी होगी कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों का होना लाजमी है, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर दोनों को वो कहते हैं कि इक्वलिटी के राइट मिलने चाहिए ना। तो फेमिनिस्ट की डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि फेमिनिस्ट मींस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एंड फेमिनिस्टिक लिटरेरी मींस इज द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। इट मींस दैट every man, woman and transgender have the equal rights in society according to their lives। यानी एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी मर्जी के साथ ज़िंदगी गुजार सके और उसको लॉफुल, यानी कि लॉ की बाउंड्री से वो बाहर ना जाए। और अगर वो लॉ की बाउंड्री के अंदर रहता है, मीन्स ये कि जिस तरह से हमारे यहाँ भी अगर कोई चोरी करता है या झूठ बोलता है या मतलब कि दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो फिर जो लॉफुल एक्टिविटीज़ हैं वो सरगर्म हो जाती है ना, पुलिस आ जाती है, 15 पे कॉल कर देते हैं। तो अगर कोई इंसान कुछ दूसरे को तकलीफ ही नहीं दे रहा, वो अपना आप ही संवारना चाह रहा है, अगर हम फिर भी उसको यानी कि रोकते हैं, तो फिर ये उसके साथ उसके राइट्स को दबाना होगा, उसके साथ ज्यादती होगी। यानी यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि लॉ की बाउंड्री के अंदर रहते हुए अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहता है और दूसरा उसको दबाता है, तो ये गलत बात है। इसके लिए जो लॉ है, जो पुलिस है, जो अदारे बने हुए हैं, वो फिर हरकत में उसके अगेंस्ट आएंगे। तो ये सारे बनाए ही इसलिए गए हैं कि लोगों को उनके राइट्स हासिल हो सके। यहां तक आपको फेमिनिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फेमिनिस्टिक सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर हर इंसान के राइट्स की बात की जाती है। लेकिन आपने कहना है कि इट मेनली फोकस ऑन द वुमेन्स राइट, कि ये जो फेमिनिस्ट सिस्टम है ना, ये वुमेन्स के राइट के ऊपर मेनली फोकस करता है। तो अब यहाँ पर जो बॉयज है खास तौर पर, उनके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होगा कि यार वो ट्रांसजेंडर जो है, मतलब खुश दामद जो है, तो उनके राइट्स के ऊपर क्यों नहीं बात की जा रही। देखें, जो ज्यादातर ट्रांसजेंडर है ना, वो खुद को डिक्लेयर कर देते हैं वुमेन, बहुत कम है जो खुद को मैन की लिस्ट के अंदर लेकर आए। लेकिन ज्यादातर जो ट्रांसजेंडर है 90% वो खुद को वुमेन ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसलिए उनको भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल करके ना, इट मेनली फोकस्ड ऑन द वुमेन राइट्स। तो वुमेन राइट्स के ऊपर सारा फेमिनिस्ट सिस्टम ज्यादा फोकस करता है। तो यहां पर ये बात समझ आ गई ना आपको कि फेमिनिस्ट सिस्टम के अंदर अगरचा वुमेन्स के राइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये दूसरे जो सोसाइटी के अंदर इंसान
रह रहे हैं उनके राइट्स के ऊपर बात ही ना करे। तो ये फेमिनिस्ट सिस्टम का एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था। तो अब समझते हैं कि फेमिनिस्ट सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि द वर्ड फेमिनिस्ट में हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेमिना, कि जो वर्ड फेमिनिस्ट है ये लतीन जुबान के लफ्ज फेमिना से निकला है, जिसका मीनिंग है द वुमेन। ठीक है, इससे पहले मैंने ये आपको शुरू के अंदर बात इसलिए नहीं बताई कि कहीं आप यही ना समझ लें कि फेमिनिस्ट सिर्फ औरतों के हकूक के ऊपर ही बात करेगा। ये फोकस करता है औरतों के हकूक के ऊपर, लेकिन सोसाइटी के अंदर जितने भी इंसान ह्यूमंस मौजूद हैं ये सब के राइट्स की बात करता है। यहां पर आपने ये समझ के चलना है कि फेमिनिस्ट सिस्टम यकदम इसे सोसाइटी के अंदर नहीं आ गया, बल्कि इसको वेव्स के अंदर लाया गया है, यानी इसके आने के अंदर सैकड़ों साल लगे हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, यानी इसके ओरिजिन को भी समझते हैं। देखें, सबसे पहले 1890 के अंदर इसकी फर्स्ट वेव आती है। फर्स्ट वेव का टाइम पीरियड है 1890 से लेकर 1960 तक, और इस वेव के अंदर बात की गई पहली दफा कि जो वुमेन्स हैं इनको भी इनके जो बेसिक राइट है वो हासिल होने चाहिए। बेसिक राइट्स के अंदर जैसे कि राइट ऑफ वोट, कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट कास्ट कर सके। अब शुरू के अंदर ऐसा था कि वुमेन्स को ये इजाजत ही नहीं थी कि वो वोट दे सकें अपनी मर्जी से, तो क्या वोट देना है, वो वोट डाल ही नहीं सकती थी किसी को भी। तो इसलिए सबसे पहले 1890 के अंदर ये बात को खोजा गया कि इनको भी राइट ऑफ वोट हासिल होना चाहिए, क्योंकि कल को जो भी पार्लियामेंटेरियंस ने फैसले करने हैं, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो जिस तरह से जो फैसले करेगी तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए वुमेन्स के ऊपर भी तो वो अप्लाई होंगे ना। तो लिहाजा वुमेन्स को भी ये हक होना चाहिए कि उनको राइट ऑफ वोट हासिल हो। अब राइट ऑफ वोट को राइट ऑफ सफरेज भी कहते हैं, ये एक ही चीज है, इसको याद रखिएगा। देन इन्होंने कहा कि इनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी मिलना चाहिए। ये बेसिक राइट है ना कि वुमेन को विरासत के अंदर भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट वेव है 1890 से लेकर 1960 तक ये वुमेन्स के बेसिक राइट के ऊपर बात करती है। देन इसके बाद 1960 से लेकर 1980 तक सेकंड वेव आती है। इसके अंदर वुमेन्स के जो रिप्रोडक्टिव राइट है इनके ऊपर बात की गई। याद रखिएगा कि फर्स्ट वेव के अंदर बात की गई है इनके बेसिक राइट के ऊपर। देन थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई, फिर अगले 20 सालों के अंदर इनके जो रिप्रोडक्टिव राइट है इनके ऊपर बात की गई। अब रिप्रोडक्टिव राइट के अंदर जैसे फैमिली, चिल्ड्रन, ऑफिस वर्क वगैरह आ जाता है, यानी कि एक वुमेन को इस बात की इजाजत होगी कि वो अपनी मर्जी से बच्चों को पैदा कर सकती है, अबॉर्शन भी करवा सकती है, और इसके अलावा वुमेन को ऑफिस के अंदर काम करने की भी इजाजत दी गई। तो इसके बाद फिर 1980 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक चल रही है, इसको थर्ड वेव कहते हैं। बाज जो हिस्टोरियन है वो 1980 से 2010 तक इसको थर्ड वेव मानते हैं, और 2010 से आगे फिर फोर्थ वेव मानते हैं। तो इस पॉइंट को जरा याद रख लीजिएगा कि अगर एमसीक्यूज के अंदर 2010 तक ही यानी थर्ड वेव का टाइम पीरियड बताया जाए तो फिर आपने उसको टिक कर देना है। लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियन का मानना यही है कि 1980 से ऑनवर्ड अभी तक जो वेव चल रही है ये थर्ड वेव ही है। और इस थर्ड वेव के अंदर आपको पता ही है कि वुमेन्स को कितने ज्यादा राइट्स मिल चुके हैं। अब तो मतलब कि कोई मेल डोमिनेंस अगर क्या बात करनी है, अगर किसी मेल का भी गुनाह हो तो वुमेन थोड़ा सा कह दे तो उसी की पिटाई हो जाती है। यानी इतने ज्यादा राइट्स दे दिए गए हैं कि अपने राइट ही अब कम पड़ गए हैं। मींस ये कि इस थर्ड वेव के अंदर मेनली फोकस किया जाता है वुमेन्स के कलर्स के ऊपर, इनकी एथनिसिटी के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर, इनकी नेशनैलिटी के ऊपर। मींस ये कि एक वुमेन मुख्तलिफ कलर्स होते हैं ना जी, कुछ ब्लैक वुमेन्स है, कुछ वाइट वुमेन्स है, कुछ ब्राउन वुमेन्स है, और इसके अलावा इनके जो रिलीजन्स है वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस थर्ड वेव के अंदर अभी तक ये रोला पड़ा हुआ है कि वुमेन्स को इनके जो कलर्स हैं यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं होनी चाहिए, कलर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो ब्लैक वुमेन है, जो वाइट वुमेन है, इनको इक्वली राइट मिलने चाहिए। तो ये अभी बड़ा शायद पता नहीं कब तक चलता है। देखो, ये था फेमिनिस्टिक का कॉन्सेप्ट और इसका ब्रीफ सा ओरिजिन। तो अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो स्टाइलिस्टिक है ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, और इसके अंदर हम जो टेक्स्ट हमें दिया जाता है, जो लैंग्वेज होती है, उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करके देखते हैं। तो अब इसके ऊपर ना आपको एक पैसेज दिया जाएगा कि फेमिनिस्टिक का ये लो भैया, ये पैसेज है, ये लिखी हुई फेमिनिस्टिक के ऊपर एक पूरी बुक है। अब आपको ये बात समझ आ गई है ना कि फेमिनिस्टिक क्या होता है और फेमिनिस्टिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अब आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि आप जो फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक है उसका एनालाइज बड़े अच्छे से कर सकते हैं। आपने फर्स्ट नंबर पे जो टेक्स्ट आपके पास आया, आपने उसका जो है टेक्स्ट का एनालाइज करना है, और इसके एनालाइज में हमें पता है हमने सबसे पहले नंबर पे उसकी वोकैबुलरी देखनी है, यानी द चॉइस ऑफ वर्ड्स देखना है। उसके बाद हमने उसका जो क्या ग्रामर है, यानी जो फिक्रों
का स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। देन तीसरे नंबर पे आपने देखना है फिनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स ये कि द साउंड पैटर्न ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ड्स। इस चीज़ को देखने के बाद आपने फिर फोर्थ नंबर पे देखना है सिंटैक्स, यानी द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। जिस तरह से हमने ऑर्डर बनाया हुआ है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो इस चीज़ को आपने जज करना है। देन आपने सिमेंटिक्स को भी देखना है। सिमेंटिक्स का मीनिंग होता है द मीनिंग ऑफ सेंटेंस आर फ्रेज, कि जो पूरा सेंटेंस लिखा गया है क्या इसका मीनिंग बिल्कुल दुरुस्त बन रहा है। इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो फीमेल है उसके साथ शी लगाते हैं और जो मेल है उसके साथ ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कहीं फीमेल के साथ ही ना लगा दिया हो और कहीं जो मेल है उसके साथ शी ना लगा दिया हो। हालांकि इसका मीनिंग तो एक ही बनता है, लेकिन हमने इस चीज़ को जेंडर बेस को मद्देनजर रख कर चलना है। तो ये चीज़ें आपने इसके टेक्स्ट के क्रिटिकल एनालाइज के अंदर देखनी है। देन उसके बाद आपने इसके अंदर जो चैलेंजेस वगैरह किए गए होंगे, यानी मेल डोमिनेंस के ऊपर जो एतराज़ात किए होंगे, जो दलाइल दिए होंगे, उनको आपने पकड़ लेना है। और इसके बाद आपने जो फिगरेटिव लैंग्वेज है उसको पकड़ लेना है, यानी कि आपने देखना है कि इस पैसेज के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस को यूज़ करके चैलेंजेस किए गए हैं, उनके आंसर दिए गए हैं कि भाई यहाँ से वुमेन्स का राइट बनता है, यहाँ से नहीं बनता। तो उन जो फिगर ऑफ स्पीच है, मीन्स के सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स, सिंबल्स, तो इन तमाम चीज़ों को आपने इंडिकेट करना है। और इसके एनालाइज में आपने ये देख लेना है कि इसकी नेचर क्या है, यानी कि मीन्स जो हमें पैसेज दिया गया है ये ज़्यादा फोकस किस बात पे कर रहा है। तो आपने कहना है इट मेनली फोकस ऑन द वुमेन्स राइट। फेमिनिस्टिक का जहां भी नाम आ जाए ना, तो इसका मेनली फोकस वुमेन्स राइट के ऊपर ही अभी तक होता है। प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक, वर्ड प्रैग्मेटिक को अगर डिक्शनरी के अंदर सर्च किया जाए तो इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिकल। मीन्स ये कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यानी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, उनको हमने स्टाइलिस्टिक के थ्रू अब ज़ेर बहस लेके आना है। और हमें स्टाइलिस्टिक का नाम आते ही पता चल जाता है कि यार कोई पैसेज दिया गया होगा, कोई टेक्स्ट दिया गया होगा, उसको हमने जो है वो देखना है कि इसके अंदर जो वोकैबुलरी है, जो सिंटैक्स है, जो ग्रामर है, वो सब कुछ ठीक ठीक जगहों पे है ना। इसके अलावा हमने इसकी नेचर बता देनी है, और इसके अलावा इसके अंदर जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है वो बता देंगे। अगर ज़्यादा आगे जाएं तो ये बता देंगे कि जो राइटर ने लिखा है, यानी जो उसका मीनिंग है, जो उसका पर्पज़ है लिखने का, वो और जो रीडर ने पढ़ा है, क्या वो दोनों आपस के अंदर मिलते जुलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राइटर ने एक चीज़ लिखी है किसी और वे के अंदर और जो रीडर है वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है किसी और वे के अंदर। तो अगर आप ये पॉइंट भी बता देंगे तो ये बात बड़ी क्रिटिकली बन जाएगी। तो इसको तो बड़ा पता है स्टाइलिस्टिक के बारे में। प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कीजिएगा कि प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक deals with daily life conversation, social and cultural behavior, so in which we analyze the social and cultural context. It means we under procedure the deviation and convention. ये आपने पढ़ा होगा ना concept के deviation और convention का, कि एक चीज़ जिसके अंदर changes आ चुकी हैं या changes with the passage of time उसके अंदर होती रही हैं उसको कहते हैं deviation। और एक चीज़ जो जिस तरह से पहले शुरू के अंदर थी उसी तरह से चली आ रही है, वो लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे कहते हैं कन्वेंशन। तो इन तमाम चीज़ों को आपने इस प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक के अंदर पकड़ के एनालाइज कर देना है। और प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक में मजीद इस बात का इजाफा कर दीजिएगा कि देखें डेली लाइफ के अंदर जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उसमें से कुछ ऑरल होती है, मीन्स के जो हम आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कुछ रिटन होती है। रिटन का तो हमें पता है कि उसके अंदर हम जो ग्रामर के असूल हैं वो सारे अप्लाई कर लेंगे। दैन उसके बाद जो उसकी नेचर है, उसके गोल्स हैं, उसको देख लेंगे। वो सारा मैंने बताया होगा ना कि फिगरेटिव लैंग्वेज उसके अंदर देखें, उसकी ग्रामर, सिंटैक्स, ये वो सिमेंटिक्स, ये तमाम चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे। लेकिन जो स्पीच है उसका हम क्या करेंगे, उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे। देखें, एक जो पढ़ने वाला होता है ना चीज़ को, मतलब स्पीच देने वाला, और जो उसको सुनने वाला होता है वो लिसनर होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। और जो एक राइटर लिखने वाला होता है और जो उसको पढ़ने वाला होता है वो उसका रीडर बन जाता है। तो दोनों क्या है, दोनों मेनली है ये ऑडियंस, यानी जो रीडर है वो भी ऑडियंस है और जो सुन रही है यानी जो लिसनर है वो भी ऑडियंस ही है। अब ये दोनों ऑडियंस है। अब ऑडियंस के जो एनालिटिकल व्यूज़ होते हैं, मतलब कि ऑडियंस को किस तरह से जज किया जाता है, उसका जो वे है वो एक ही है। यानी कि जो वो बोल रहा है हमने उसके अंदर उसका स्टाइल देखना है, उसके दूसरे नंबर पे हमने जो स्पीच दे रहा है उसकी टोन देखनी है, उसका मूड देखना है, और मेनली हमने देखना है कि वो क्या हमसे जो अपना जो मेनली उसका थीम है वो क्या बात हमसे कन्वे करना
चाह रहा है और जो लिसनर है वो उसको किस वे के अंदर सुन रहे हैं। तो इसके लिए आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देनी है कि अगर एक बंदा फनी स्पीच कर रहा है तो उसकी फनी स्पीच के अंदर, उसकी कॉमेडी स्पीच के अंदर ऐसे एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है जो उसकी ऑडियंस हो, जो लिसनर हो, वो उससे इंटरटेन हो, डिलाइट हो, ना कि वो एक फ़नी स्पीच खुद से कर रहा है, यानी वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ भी कर रहा है, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है, पूरा जोकर बना हुआ है, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऐसे बैठी हुई है, क्या कर रहा है, कोई ना डिलाइट, ना कोई मज़ा, ना इंटरटेन, कुछ भी नहीं हो रहा। तो देन इसका मीनिंग ये है कि ये जो मतलब कि एक्टर ही है, ये जो स्पीच देने वाला है, ये अच्छी तरह से अपने जो मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहा। अगर एक बंदा ट्रेजिडी यानी कि एक इमोशनल स्पीच दे रहा है और जो ऑडियंस है वो वाकई, कोई बंदे रो रहे होते हैं, लड़कियां ज़्यादा रोना शुरू कर देती हैं ना, कुछ ऐसे मतलब कि वाक़यात वगैरह हो जाए, तो वहाँ से फिर आपने जज कर लेना है, नहीं बंदा अपनी बात के ऊपर पूरा उतर रहा है, उसने वाकई अपने जो एलिमेंट्स हैं, स्पीकिंग एलिमेंट्स है, ऐसी चीज़ों को उसके अंदर, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे फ्रेजेस को यूज़ किया हुआ है कि वो अगले के दिल के ऊपर जाके बातें लग रही हैं। तो ये दिल दूल से दूर ही रहें वैसे। तो ये यहाँ पर आपने प्रिग्मेटिक स्टाइलिस्टिक के बोथ स्पोकन एंड रिटन, इस दोनों चीज़ों को पैरेलल वे के अंदर लेकर चलना है। पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक, पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक हो सकता है कि ये वर्ड आपने नया सुना हो, इसका मीनिंग समझ के अंदर ना रहा हो, तो ये भी सिंपल ही चीज़ है। इसके अंदर हमने लर्निंग और टीचिंग, यानी टीचिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या है, एक टेक्स्ट ही हमारे पास आएगा ना, तो हमने उसका पकड़ के एनालाइज करना है, तो चीज़ सेम ही रहनी है, यानी आपने सिंपली उस टेक्स्ट को, उस स्पीच को पकड़ना है और सारे रूल्स को, स्टाइलिस्टिक के, लिंग्विस्टिक के जितने भी रूल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई कर देने हैं और उसको अच्छी तरह से जजमेंट करने के बाद अपने रिमार्क्स दे देने हैं कि ये टेक्स्ट सही लिखा गया है, ये अपने मीनिंग तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो यही थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स है। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे स्टाइलिस्टिक का एक ओवरऑल व्यू डिस्कस करेंगे, यानी जो स्टूडेंट्स पूरी स्टाइलिस्टिक को नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दिए जाएंगे कि अगर वो उनको ही अच्छे से याद कर लें तो वो कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आ जाए तो वो उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।